Hello, aspirants, and welcome to the new series. In this series, we'll talk about political concepts through MCQs. ठीक है? इस ये जो सीरीज है, ये सीरीज मैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे रात के 8 बजे लेके आऊंगा. ठीक है? नोट डाउन कर लेना. मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे रात के 8 बजे. ठीक है? नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा. ज्वाइन कर लो. ठीक है? कर लिया? अब चलो शुरू करते हैं. ठीक है? देखो, नंबर 1, द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय. सुनो मेरी बात. कैबिनेट मिशन क्या है? देखो, भारत, तुमको पता है कि भारत में पहले ब्रिटिशर्स राज करते थे. ठीक है? तो ब्रिटिशर्स को जब पावर ट्रांसफर करना था. ठीक है? इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को, तो उस टाइम पे एक 3 लोगों का एक कमीशन एक आया, जिसको कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं. इन 3 ब्रिटिशर्स का मेन उद्देश्य ये था कि कैसे पावर को ट्रांसफर किया जाए फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, उसके बारे में बात किया जाए. ये तीनों कौन थे? ये तीनों थे, जो ऑप्शन ए, बी, सी में तुम देख रहे हो ना, ये 3 लोग थे. स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर एंड लॉर्ड पैथिक लॉरेंस. ये 3 इंसान थे. ये 3 ब्रिटिशर्स भारत में आए. क्या करने? ये डिस्कस करने कि भारत में जो पावर है उसको ट्रांसफर कैसे किया जाए. ठीक है? और इन तीनों का हेड कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस. याद रखना, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस. अब तुम बोलोगे ये इन तीनों को भेजा कौन था? उस टाइम के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली थे. क्लेमेंट एटली. ठीक है? उन्होंने भेजा था. ठीक है? ओके. और ये कैबिनेट मिशन 1946 में आया था. ठीक है? उसके बारे में फर्दर हम लोग और पढ़ेंगे अपकमिंग क्वेश्चंस में. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द. भारत का संविधान को किसने एडॉप्ट किया था? देखो, ये एडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने. ठीक है? ओके. एक बात याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ संविधान नहीं बनाता है, वो एक पार्लियामेंट की तरह काम करता है. समझ में आया? भारत में स अगर तुम देखो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज़ आवर फर्स्ट पार्लियामेंट. ठीक है? ओके. चलो देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनैक्टेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप. सुनना मेरी बात. भारत का संविधान जो लागू किया गया बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है? उसको किसने सेटअप किया था? सुनो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप बाय. देखो, ऑप्शन डी तो नहीं होगा. ठीक है? ऑप्शन ए भी नहीं होगा. ऑप्शन सी भी नहीं होगा. तो बचा क्या? कैबिनेट मिशन प्लान 1946. ठीक है? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के द्वारा क्लेमेंट एटली ने भारत में 3 लोगों को भेजा. एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड लॉर्ड पैथिक लॉरेंस. ये तीनों आए थे. क्या करने? कि भारत में कैसे पावर को ट्रांसफर किया जाए. ठीक है? और कैबिनेट मिशन प्लान में ही ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसको मतलब उसको ये पावर दिया गया कि आप भारत के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो. ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 4. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? इट्स नन अदर देन बी.एन. राव. Dr. B.N. Rao was the constitutional advisor to the Constituent Assembly. Clear? Okay, next question number 5. The Constituent Assembly, which framed the Constitution of for independent India, was set up in. देखो, Constituent Assembly जो भारत का संविधान बनाया, आजाद भारत का संविधान बनाया, वो कब फॉर्म हुआ था? वो फॉर्म हुआ था 1946 को. ठीक है? 1946 को दिसंबर का महीना था. उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप किया गया. ठीक है? और इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुआ. वहाँ पे जितने भी मेंबर्स थे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुआ था. ठीक है? देखो, टोटल 389 मतलब मेंबर्स थे, जिनमें से 296 जो ये ब्रिटिश जो मतलब प्रोविंसेस थे उनमें से आए थे, और 93 था प्रिंसली स्टेट से. ठीक है? फिर ये जो 296 में इलेक्शन हुआ, जिनमें से मोटा-मोटी 208 सीट कांग्रेस के पास गया, 73 मुस्लिम लीग के पास गया, और बाकी इंडिपेंडेंट के पास था. ठीक है? चलो, बाद में जाके मुस्लिम लीग तो वो सेपरेट हो जाते हैं. चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर? ठीक है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब सेटअप किया गया? 1946 को. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रेल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? हु प्रिसाइडेड ओवर. सुनना मेरी बात. जब पहली बार के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म किया जाता है, ठीक है? और उसके बाद मीटिंग होना है. अब देखो, मीटिंग मीटिंग होगा, तो इतने सारे लोगों को कोई ना कोई उसको हेड करेगा. ठीक है? तो उस ग्रुप ऑफ मेंबर्स में से जो सबसे एल्डर जो था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. ठीक है? सच्चिदानंद सिन्हा को इंटरिम इंटरिम चेयरमैन या इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया जाता है. मतलब इंटरिम का मतलब क्या है? कि टेम्पररी बेसिस में. ठीक है? बाद में जाके देखो, सुनो मेरी बात.
9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग होता है। कहाँ होता है? अरे जो हम लोगों का पहला जो सेंट्रल हॉल था ना पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट हाउस का, ठीक है? वो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल था हमारा। बात समझ में आया? अभी तो जाके सेंट्रल सेंट्रल विस्टाडोम जो नया पार्लियामेंट हम लोग का बना है, ठीक है? तो वो जो पार्लियामेंट था पुराना, वो ही एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल था और वहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग हुआ, ठीक है? तो 9 दिसंबर 1946 में जब पहला मीटिंग हुआ, वहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा जी ने पहले एक इंटरिम प्रेसिडेंट चेयरमैन की तरह काम किया। फिर डिसेंबर 11 याद रखना डिसेंबर 11 को इलेक्ट होके आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज़ ए प्रेसिडेंट, ओके? और एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी एज़ ए वाइस प्रेसिडेंट, याद रखना, ठीक है? Dr. Rajendra Prasad as president and H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari as vice president. Clear? Next, question number 7. Who among the following was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? It's none other than Dr. B.R. Ambedkar. ठीक है? Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution. Clear? क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। Who was the president of the Constituent Assembly? मैंने तो इधर पहले ही तुम लोग को समझाया था कि इंटरिम कौन था? इंटरिम सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, लेकिन जो इलेक्ट होके आए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, ओके, देखो यहाँ पे 3 चीज़ें लिखा गया है कि हमारा भारत का संविधान क्या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? एकदम नहीं, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारा भारत का संविधान सबसे बड़ा, सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? अब देखो, अब सिंपल तरीका समझो कि अगर ज़्यादा नहीं देखना है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, क्योंकि हमारा भारत का संविधान एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर लार्जली बेस्ड है। अब तुम कहोगे कि सर ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो क्या है? एक्चुअली 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया गया था, ठीक है, भारत के लिए, और उसमें बहुत सारे चेंजेस, फेडरल, बाइकैमरलिज्म, इसके बारे में मैं फर्दर पार्ट जब मैं और डिस्कस करूँ और मैं लेक्चर्स लेके आऊँगा, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये याद रखो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को लगता है कि नहीं चलो ये आइडिया अच्छा है और ये हम लोग ले सकते हैं, ठीक है? तो भारत का संविधान लार्जली किसमें बेस्ड था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है? चलो देखो क्वेश्चन नंबर, और एक बात मुझे अभी याद आया, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, फेडरल माने सेंट्रल, और सेंटर में एक गवर्नमेंट होगा, स्टेट में एक गवर्नमेंट होगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिखा हुआ था, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं। हु प्रपोज्ड द प्रिएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इट्स नन अदर देन जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन लाया था। व्हाट इज़ दिस ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन? सुनो मेरी बात। जब ये तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार के लिए फॉर्म हुआ और उसका मीटिंग हो गया ना, 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग हुआ, फिर दिसंबर 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज़ ए प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हो गए। फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने कहते हैं कि देखो यार, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन तो होना चाहिए, है कि नहीं? फिर 13 दिसंबर 1946 को वो पास ऑन हो जाता है। फिर बाद में जाके वही उसके ऊपर उसको ही बेस बना के प्रिएम्बल बनाया जाता है, ठीक है? ओके, जिसको प्रपोज़ किया था नन अदर देन जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज़ फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय इज़ नन अदर देन एम.एन. राव, ठीक है? एम.एन. राव। एम.एन. राव जी ने भारत के संविधान का जो आइडिया पहली बार के लिए रखा था, ठीक है? चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। देखो बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ आ रहा है तो उसको स्किप करो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13, देखो ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये बोला गया है कि फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू, कि इन 4 स्टेटमेंट में से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में क्या-क्या सच है? ओके, सो देखो यार, पहले मानो कि ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में आया हुआ है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें। देखो सबसे ईज़ी वाला लेते हैं। देखो, पहले बोला है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए क्या सही है? तो ये एक मल्टी पार्टी बॉडी है, डेफ़िनिटली मल्टी पार्टी बॉडी है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमें कांग्रेस से भी मेंबर्स दिखते हैं, मुस्लिम तो नहीं थे, इंडिपेंडेंस 15-15 थे, है ना? तो येस, इट्स अ मल्टी पार्टी बॉडी, नो डाउट एट ऑल। 3 नंबर सही है, तो बी, सी और डी में से आंसर सही होगा। ये तो खत्म हो गया, ठीक है? अब देखो,
इट वर्कड अंडर थ्रू सेवरल कमिटीज। हमें ये भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर में बहुत सारी कमिटीज बनाया गया, ठीक है, जो अलग अलग काम कर रहे थे, है कि नहीं? तो 3 नंबर इज ऑल्सो करेक्ट, 4 नंबर इज ऑल्सो करेक्ट। मतलब ऑप्शन बी तो नहीं होगा, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कोई होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 देखो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना वो डायरेक्ट इलेक्शन की वजह से बना। नो, एक बात याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं हुए, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए, ठीक है। तो फिर स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, चलो और ओके नेक्स्ट। इंडिया बिकेम ए सोवराइन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन, देखो, इंडिया बिकेम ए इंडिपेंडेंट ऑन 19 अगस्त 9 अगस्त, देखो यार, भारत इंडिपेंडेंट बन गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन सोवराइन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नहीं बना। और सर, ये सोवराइन क्या होता है? सुनो, सोवराइन का मतलब क्या होता है कि नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अदर, ठीक है, ठीक है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? देखो, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो हेड ऑफ द पर्सन है, ठीक है, वो मोनार्क नहीं है, मतलब राजा का बेटा राजा, ऐसा नहीं है, ठीक है, एक इलेक्टेड पर्सन है। नो डाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक इनडायरेक्ट इलेक्टेड, लेकिन ठीक है, ओके। और डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि ऑल आर सेम, ऑल, हर एक, मतलब राजा ही, मतलब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि पब्लिक आर द रियल पावर्स, ठीक है। और ये तीनों तीन हम लोग कब बने? जनवरी 26 1950, जनवरी 26 1950, याद रखना, ठीक है। ओके, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ये है हमारा प्रियम्बल, इस प्रियम्बल में कुछ लिखा हुआ है, देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एज ए सोवराइन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो देखो, आ, हमें क्या मिला? हमें ये मिला कि सेकुलरिज्म है, सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, फेडरलिज्म नहीं है, ठीक है। तो हमें ये पता चलता है कि फेडरलिज्म इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देख लो यहाँ पे, फेडरलिज्म यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। ओ सर, ये फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है कि देयर आर टू टाइप, मतलब सेंटर का एक गवर्नमेंट होता है और स्टेट का भी एक गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो देखो, ऑप्शन, इस 4 ऑप्शन में से क्या डिटरमाइन कर रहा है कि भारत का संविधान फेडरल है? देखो, a written and rigid constitution? No. So no. An independent judiciary? No. Vesting of residuary powers with center? सुनो, पहली बात, रेसिड्यूरी का मतलब क्या होता है? रेसिड्यूरी का मतलब, रेसिड्यूरी पावर्स का मतलब क्या होता है? कुछ पावर जो तुम्हारे पास है विद द सेंटर्स, ठीक है। ये तो कभी नहीं, नो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, डेफिनेटली, कि पावर्स जो है वो डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, और ये और यही डिटरमाइन करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। बात समझ में आया? तो हमें क्या समझ में आया कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, दैट डिटरमाइंस दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर। बात समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। आओ मैचिंग करते हैं, ठीक है। चलो देखो, रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब बोला कि हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी मोनार्क। नो, हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी मोनार्क, ये तो रिपब्लिक हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रिपब्लिक ये कहता है कि रिपब्लिक ये कहता है कि जो हेड हेड है वो वो पब्लिक ही इलेक्ट करता है, तो ओके। तो हमें ये समझ में आया कि भाई साहब, कि ये जो रिपब्लिक का जो मैचिंग है ये गलत है, ठीक है। सोवरेन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट ऑन पीपल्स विल। नो 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 नो, ये भी गलत है, ठीक है। डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट रिकॉग्नाइज लीगल सुप्रीमेसी ऑफ अनदर कंट्री, ये जो डेफिनेशन है सोवरेन का है, तो ये भी नहीं होगा। सेकुलर, स्टेट इज विदाउट एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन। यस, सेकुलर का जो कॉन्सेप्ट है इन टर्म्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कहता है कि हर धर्म समान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम हियर। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम व्हिच ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज। सुनना मेरी बात, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हम लोगों ने लिया है यूएसएसआर से, ठीक है, सोवियत यूनियन से हम लोगों ने लिया है। ये तो फंडामेंटल ड्यूटी है। तो अगर फंडामेंटल राइट्स हुआ तो ये हम लोग लिए हैं इसमें यूएसए से, याद रखना, ठीक है। यूएसए से हम लोगों ने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स। यूएसएसआर से हम लोगों ने क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटी। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 19, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज एडॉप्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। याद रखना, हम लोगों ने इंग्लैंड से क्या लिया है? सिंगल सिटीजनशिप, की भारत की तुम कहीं पे भी रहो, तुम्हारा सिटीजनशिप एक है। बात समझ में आया?
ओके, क्वेश्चन नंबर 20, द करेक्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल इज। देखो मैंने थोड़ी देर पहले तुमको प्रियम्बल में कुछ सिखाया था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जो प्रियम्बल है ना उसको तुम बाय हार्ट कर लो, ठीक है, हनुमान चालीसा की तरह। ठीक है, तो देखो देखो हम लोग नॉमिन तो एक्चुअल करेक्ट नॉमेनक्लेचर क्या है कि सोवराइन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना तक ही। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाओ यार, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वहाँ पे ऐड हो जाओ। ठीक है, वहाँ पे आपको हर एक डिटेल्स मिल जाएगा, पेड कोर्सेज से चालू करके आपको इस जो लेक्चर का पीडीएफ भी। ठीक है, और अच्छा लगा तो शेयर करो और पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कैसा लगा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।